नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता समाज सेवी अजय कुमार सिंह रघुवंशी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जौनपुर सदर लोकसभा 73 से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जौनपुर का विकास करना ही मेरा मकसद है। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता का प्यार मिला तो जौनपुर की सबसे अलग तस्वीर बनाकर दिखाऊंगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास करने के लिए अग्रसर रहती है। इसलिए इस पार्टी से जुड़कर जौनपुर की जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास करने की कोशिश करूंगा। अपनी किस्मत आजमाने और जनपद वासियों की सेवा करने के लिए मैदान में उतर चुके पिछले कई वर्षाएं से बीजेपी से जुड़कर निस्वार्थ जनता की सेवा कर रहे वरिष्ठ समाज सेवी अजय कुमार रघुवंशी ने कहा कि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जौनपुर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना, जौनपुर के विकास के मॉडल को बदलना है, क्योंकि हमारा जौनपुर रेलवे लाइन से चारों बगल घिरा हुआ है, जिससे जौनपुर की जनता को ज्यादा इंतजार रेलवे क्रॉसिंग पर करना होता है। इसलिए सबसे पहले रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज को प्राथमिकता दी जाएगी। मेरी लड़ाई जौनपुर के विकास की है। जिले के औद्योगिक क्षेत्र में विकास करके वहां पर अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां लगे रोड और ओवरब्रिज का निर्माण कराकर जिला मुख्यालय से जनपद की सभी तहसीलों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे जौनपुर की जनता का समय बचेगा और जौनपुर के विकास कार्य में तेजी आएगी। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि जौनपुर में इंडिया गठबंधन नहीं है। आज जो मोदी और योगी की आंधी चल रही है उसके टक्कर में कोई नहीं है। इसलिए 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगे। देखे जौनपुर से एनएसडी टाइम्स के जिला संवाददाता विक्रांत सिंह से हुई वरिष्ठ नेता समाज सेवी अजय कुमार सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत कुमार सिंह, एनएसडी टाइम्स जौनपुर। लोकसभा का चुनाव सर पे है, लगभग 1 या 2 महीने जो भी समय लगे। काफ़ी प्रत्याशी जैसे विपक्ष हो या भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उसी के दौर में आज हम भाजपा के सशक्त नेता, जिसे कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर से जो जुड़े हुए हैं, उनके आज हम पैतृक आवास पे आए हैं। अजय सिंह के पनियर के रहने वाले हैं। हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कि विकास कार्यों पर, कि किन मुद्दों पर, किस उम्मीदों पर यह चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका विकास कार्य रहेगा, किस उम्मीदों पर यह देश का विकास होगा। आइए हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2024 का चुनाव लोकसभा का है। आप और आपकी सरकार किन मुद्दों को लेकर उतरेगी चुनाव पे? देखिए, हमारी सरकार के मुद्दे बहुत क्लियर हैं। पिछले 9.5 सालों में जो भी हमने कमिटमेंट किए थे जनता से, 100 में से 100 हमने पूरे कर दिए। आपको याद होगा धारा 370 के लिए हम कितने सालों से चर्चा कर रहे थे, और आप भी खुश महसूस कर रहे होंगे जी कि आज धारा 370 हट चुका है। कश्मीर में शांति है जी। राम मंदिर का मुद्दा पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर पूछता था, डेट बताइए, डेट बताइए। अब डेट आ गई है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है। अब उसके उद्घाटन का समय आ गया है, तो अब कह रहे हैं राम हमारे, राम हमारे। तो इस तरह से देखेंगे कि हमने सारे मुद्दों पे जो मोदी जी की गारंटी होती है, अगर कोई मुद्दा बीजेपी का होता है तो वो मोदी जी की गारंटी है। और ये चुनाव मोदी जी के अपने विकास कार्यों पे हो रहे हैं, और हमें उम्मीद है जनता इसको बहुत पसंद करेगी। और इस बार बीजेपी अब तक के सबसे बड़ी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। सड़कों की अगर बात करते हैं तो पिछले सरकार, कांग्रेस की सरकार में अगर देखा जाए, उन्होंने 70 से 75 साल तक राज किया। आज की जो सरकार है, सड़कें के क्या परिवर्तन है, क्या सुधार है सड़कों में? आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ हाईवेज बन चुके हैं, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, लखनऊ से लेके आजमगढ़, गाजीपुर 2 घंटे में। कभी कल्पना कर सकते थे हम लोग कि लखनऊ से हम लोग आजमगढ़ पहुंच जाएंगे 2 घंटे 2.5 घंटे में? आज मैं खुद ही आया अभी लखनऊ से, 2.5 घंटे में मैं आजमगढ़ आ गया।
तो सड़कों का जो जाल बिछा है और जिस स्पीड से काम हुआ है पिछले 9.5 सालों में, ये जनता देख रही है और हमें उम्मीद है जनता इस पे अपनी स्वीकृति देगी। राहुल जी कहते हैं कि ये सड़कें हमारी देन है, जो आज ये बनाई जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो अपना है कि हमारी देन, मतलब देखिए, अपना मतलब कह रहे हैं कि हमारी वो योजना है। राहुल जी को लोग सीरियसली लेते कहाँ हैं? राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनकी बातों पे मुझे लगता नहीं कि अभी कोई बहुत सीरियसली लेता है। कांग्रेस में उनके जो 2-4 चाटुकार हैं, उनको छोड़ के मुझे लगता नहीं कि उनको देश की जनता सीरियसली लेती है। और जनता को मालूम है कि कांग्रेस राज्य में क्या था और आज क्या है। हम बात करते हैं भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन पिछले सरकार में ऐसा कोई नहीं था कि महिलाएं घर से निकलने के बारे में सोचती थी एक बार कि 5 बजे 6 बजे वो घर से नहीं निकलती थी। महिलाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है कि सपा सरकार में सारे माफिया गुंडे एक्टिव हो गए। महिलाएं तो असुरक्षित थी ही, इवन आदमी भी सुरक्षित नहीं था। रात में 6 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी। आज भाजपा की सरकार है प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि ये ऐसा डिसिप्लिन अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि कहीं से दूर दूर तक कोई चोरी चकारी गुंडे सब बिल में घुस गए हैं, और जो इक्का दुक्का छुट्टे कई हैं वो भी आज समय आने के बाद वो भी मुझे लगता नहीं कि लंबा चलने वाले हैं। और ये जो विकास का मॉडल हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टैब्लिश किया है, भाई साहब, जनता इससे इतना खुश है कि जनता बीजेपी को बार बार चाहेगी। सरकार तो कहती है, जैसे अभी राम मुद्दा की बात करते हैं, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान जी राम का, तो सरकार कहती है कि ये हर बार बीजेपी सरकार राम मुद्दे को लेकर आती है, लेकिन आज वो सही है, 22 तारीख को सही होने जा रही है, लेकिन वो आज भी वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, राम मंदिर हमारे लिए मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए आस्था का एक केंद्र था। हम सनातनी हैं, भगवान राम हमारे अग्रज हैं, और अगर पर्टिकुलरली मेरे देखें तो मैं तो रघुवंशी हूँ और हमारे तो पूर्वज हैं वो, तो उनका आना और राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सनातनियों की श्रद्धा थी, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी सनातनियों की श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही हर्षोल्लास का समय है। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले 22 जनवरी को अपने घरों में दीपावली से बढ़िया माहौल बनाएं, ताकि सनातनियों का विश्वास बढ़े और सनातन धर्म और विकसित हो। डिम्पल यादव जी की बात करते हैं हमें, उन्होंने कहा कि अगर हमको निमंत्रण नहीं मिला तो मैं तभी भी 22 तारीख को जाऊंगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम सबके हैं, और चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे डिम्पल यादव जी हों, सबके लिए खुला है। राम का दरबार किसी एक आदमी किसी को मना नहीं करता है, जो आएगा उनका स्वागत है। देखिए, भगवान के द्वार पे जाने पे आपके दिल में क्या है, राम तो वो जानते हैं। आप मुंह से बोल के या जाके भगवान को खुश करेंगे, बट उनको ये भी याद कर लेना चाहिए कि उनके पिताजी ने क्या किया था, क्या करवाया था। एक बार उसको सोचना चाहिए, और जाके भगवान से माफ़ी तो कम से कम मांगी लेनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की बात मैं करूं, और विकसित हो। डिम्पल यादव जी की बात करते हैं हमें, उन्होंने कहा कि अगर हमको निमंत्रण नहीं मिला तो मैं तभी भी 22 तारीख को जाऊंगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम सबके हैं, और चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे डिम्पल यादव जी हों, सबके लिए खुला है। राम का दरबार किसी एक आदमी किसी को मना नहीं करता है, जो आएगा उनका स्वागत है। देखिए, भगवान के द्वार पे जाने पे आपके दिल में क्या है, राम तो वो जानते हैं। आप मुंह से बोल के या जाके भगवान को खुश करेंगे, बट उनको ये भी याद कर लेना चाहिए कि उनके पिताजी ने क्या किया था, क्या करवाया था। एक बार उसको सोचना चाहिए, और जाके भगवान से माफ़ी तो कम से कम मांगी लेनी चाहिए। इंडिया गठबंधन की बात मैं करूं तो अभी 14 मकर संक्रांति के दिन इंडिया गठबंधन के जो भी नेता, विपक्षी नेता हैं,
वो सरयू स्नान करके राम जी के अयोध्या में दर्शन करेंगे, रामलला का। कह रहे हैं मैं 22 तारीख को नहीं जाऊंगा, मैं इसके पहले जाऊंगा। क्या है मतलब इसमें भी कोई राजनीति है क्या देखिए कि 22 के ना जाकर उनको निमंत्रण नहीं मिला है, वो 14-15 में जा रहे हैं? देखिए इंडिया गठबंधन तो आप देख रहे हो, ये लोग पिछले 3 लोकसभा इलेक्शन से तैयारी कर रहे हैं और ये प्योरली राजनीति करते हैं। ये लोग 75 साल राजनीति किए, पहले किए, आज भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और जनता आजकल समझदार हो गई है, वो सब समझती है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन सच्ची दिल से भक्ति कर रहा है। आज बाबा आदित्यनाथ जी जब जाते हैं तो सबको दिखता है कि वो दिल से समर्पित है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब राम जन्मभूमि की बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, एक सनातनी, समर्पित सनातनी भगवान राम की प्रति निष्ठा जाहिर कर रहा है। इन लोगों को तो एक तो बनने नहीं दिया, राम मंदिर के फैसले में लटकाते रहे और इसको लटकाते लटकाते 500 सालों तक भगवान राम को वनवास दिया। आज 500 साल बाद भगवान राम फिर से विराजने जा रहे हैं। ये सारे सनातनियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। और राजनीतिज्ञ जितने जो इंडिया गठबंधन के हैं, इन लोगों का आपस में तो खुद पटता नहीं और लगता नहीं कि क्या होगा। आप देख रहे हैं सब कुछ प्रधानमंत्री बनना है, तो ये लोग मंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए करते हैं। भाजपा में, बीजेपी में किसी का ऐसा स्वभाव नहीं है। कोई ये सोच के नहीं करता है कि नहीं मुझे मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। सब लोग एक सेवा भाव से जनता की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं और इसीलिए कहता हूँ कि जनता समझदार है, वो समझ रही है कि कौन क्या चाहता है। अखिलेश जी बोलते हैं कि राम हमारे भी भगवान हैं, लेकिन भाजपा के नेता, अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि इसके पहले राम कहाँ गए थे? इसके पहले तो राम भक्तों पे गोली चलवा रहे थे और दिल में राम बगल में छोड़ी। तो आप हमारे आँख को ओझल कर सकते हैं, भगवान की आंखें इतनी छोटी नहीं है। वो देखती हैं कि कौन हमें बिना छुरी के आया है और कौन हमें भक्ति भाव से आया है। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी का तन मन धन राष्ट्र के लिए समर्पित है, भगवान प्रभु श्री राम के लिए समर्पित है। इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और बाकी कोई कंपटीशन नहीं है बाबा और अखिलेश जी। अभी आपका हाल में ही एक इंटरव्यू हुआ था, तो उस पर जो है गिरीश चंद्र यादव जी मंत्री जी ने प्रदेश के मुखिया से बात करके उसका विवरण दिया था विकास कार्यों के लिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तरफ हमारे देश की इकोनॉमी जो 2014 में प्रति व्यक्ति आय थी वो 8,000 रुपये जी, आज 9.5 साल में 16,000 हो गई। इसका मतलब देश में प्रति व्यक्ति आय पिछले 9.5 साल में डबल हो गया। यानी आपके घर में अगर 5 मेंबर हैं तो एक मेंबर की इनकम अगर 15 या 16,000 हो गई तो 16 × 80,000 रुपये एक परिवार में आज जाने लगा। जहाँ पे भी बीजेपी के सांसद रहे हैं आप देखेंगे कहीं कहीं पे इकोनॉमी इवन 15,000 से भी ज़्यादा हो गई, 16,000 हो गई। जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब्स है, वहाँ पे कहीं पे तो 20,000 भी है, 25,000 भी है। तो ये इसलिए बढ़ गया कि देखिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो भी लोकसभा स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो अपने लोकसभा के मूल मुद्दों को अंदर से समझते हैं और उस पर काम करते हैं तो नेचुरली वो जननायक होते हैं। आज भी हमारे जो जौनपुर का जो मुख्य मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट और प्रति व्यक्ति आय, गरीबी और नौकरी। तो हमारा जो मुद्दा है वो पहले दिन से है, आज है, कल भी रहेगा। सीट पा जाऊं, जीत जाऊं, उसके बाद वो पहली प्राथमिकता में है कि जौनपुर की जो प्रति व्यक्ति आय है उसको 3,000 से 15,000 मैं कैसे करूं, और उसके प्रति मैं संकल्पित हूं। मैं 24 घंटे सिर्फ उसी बारे में सोचता रहता हूं कि जौनपुर की प्रति व्यक्ति आय मैं कैसे बढ़ाऊंगा, जौनपुर के विकास का मॉडल क्या होगा। जौनपुर में जो रेलवे लाइंस हैं, बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंटरव्यू के बाद
जो हमने मुद्दा उठाया था कि जौनपुर के चारों तरफ रेलवे लाइनें हैं जी, और इसको लेके हमारे माननीय मंत्री जी श्री गिरीश चंद्र यादव जी गए और हमारे रेलवे मिनिस्टर से मिले दिल्ली में, और उनकी पूरी टीम बैठी थी। इसका मतलब इन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी, इन्होंने फॉलोअप किया था और उनसे पूरी बृहद चर्चा की है, और रेलवे मंत्री साहब ने इनको बहुत ही बढ़िया आश्वासन दिया है और हमें पूरा उम्मीद है कि ये काम भी भाजपा ही करवाएगी। भाजपा करवाएगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रबल दावेदार अजय सिंह, जिस पे हमने चुनाव पे तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। आइए हम जानते हैं कि अब आगे दिशा निर्देश तय करेगी कि आगे क्या होगा, देश कितना विकास करेगा। मैं विक्रांत कुमार सिंह, एनएसडी टाइम्स जौनपुर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।